आगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 4th चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक कार्बन और आणविक संरचना। इससे पहले वाला जो क्लास है इससे में हम लोग जो है बहुत सारे जो है टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग जो है आपका जो है उपसंयोजी बंध की जो है हम प्रांचल देख रहे थे, जिसमें से एक प्रांचल हो गया था जिसका नाम था आबंध एंथैल्पी, जिसको हम लोग इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें पढ़ लिए थे। आज आगे का जो प्रांचल है, एक दो और बचे है, वो हम क्या करते हैं देखते हैं। इसमें दूसरे नंबर का जो प्रांचल है वो आपका क्या कहलाता है, ये आबंध कोण है। और आबंध कोण होता क्या है, तो कोई हमारा क्या होता है, जैसे अणु है, कोई हमारा क्या है अणु है, तो उस अणु में दो परमाणुओं की या दो निकटवर्ती परमाणु के बोल सकते हैं। तो किसी हमारा क्या होता है, ये जैसे एक हमारा अणु है, तो किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के दो निकटवर्ती बंधों के बीच, ये हमारा क्या है, एन क्या है, केंद्रीय परमाणु है। तो इस केंद्रीय परमाणु के दो निकटवर्ती मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, या इसको ले सकते हैं। तो दो निकटवर्ती बंधों के बीच बने हुए जो क्या होता है, जो बंध होता है, वो बंध आपका क्या कहलाता है, आपका आबंध कोण के नाम से जाना जाता है या आबंध कोण कहते हैं। जिसे इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कि आबंध कोण कौन कौन से हैं। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं आबंध कोण। तो आबंध कोण क्या होता है, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के दो निकटवर्ती बंधों के बीच बने कोण को आबंध कोण कहते हैं। कोण को आबंध कोण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आबंध कोण क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी हमारा अणु होता है और उस अणु में जो क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे इसमें केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। तो इनके निकटवर्ती दो बंध हमारा, जैसे हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ, तो इन दोनों बंधों के बीच में जो भी क्या बनता है, हमारा कोण बनता है, वही कोण आपका क्या कहलाता है, आपका आबंध कोण के नाम से जाना जाता है, आबंध कोण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम आबंध कोण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं भाई। और उदाहरण के लिए बहुत सारे आपका यहाँ पर आप ले सकते हैं जिसमें आबंध कोण अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ अमोनिया का, है ना, तो अमोनिया में आबंध कोण आपका 107 अंश का होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं H2O का, H2O में आबंध कोण 100 कितना होता है, 7 अंश का होता है, ठीक है। आगे हम बात करें अगर CH4 का, तो इसमें आपका आबंध कोण 109 पॉइंट कितना होता है, हमारा 28 मिनट का होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ यौगिकों का, कुछ अणुओं का क्या होता है, आबंध कोण होता है। और ये आबंध कोण प्रायोगिक तथ्य पर निर्धारित है, आप अपने हिसाब से आबंध कोण यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, वो लोग जैसे बताएं वैसा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर और भी उदाहरण देखें तो और भी बहुत सारा उदाहरण है जिसका हम लोग ले सकते हैं। जैसे BeCl2 की अगर मैं बात करूँ, BeCl2 जो होता है, इसमें आपका 180 अंश का कोण दिखाता है। तो इस प्रकार से आबंध कोण को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। वैसे आगे इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल अध्ययन करने वाले हैं संकरण में, तो फिलहाल अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चन करता है भाई आबंध कोण किसे कहते हैं, आबंध कोण क्या है, ऐसे करके, तो आप बता सकते हैं कि कोई भी क्या होता है, हमारा जो अणु होता है, उस अणु में जो क्या होता है, हमारा जो केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे इसमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, तो इन केंद्रीय परमाणु के दो निकटवर्ती जो भी क्या होता है, बंध होता है, उन दोनों बंधों के बीच बनने वाला जो भी क्या होता है, आपका कोण होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आबंध
कोण कहलाता है या अबंध कोण कहते हैं। और कुछ हमारा जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इनका अबंध कोण इस प्रकार से क्या होता है पाया जाता है। जैसे बेरिलियम क्लोराइड में 180 अंक का अबंध कोण होता है, मेथेन में 109.28 का क्या होता है अबंध कोण पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से अबंध कोण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए अब अबंध कोण को कौन कौन से कारक हैं जो आप इनको क्या करता है प्रभावित करता है, उनके पास क्या करते हैं हम लोग चलते हैं भाई। ठीक है, तो आगे हमारा दिया है अबंध कोण का मान निम्नलिखित कारकों पर क्या करता है निर्भर करता है। कि इनका मतलब ये है कि अबंध कोण को कौन कौन से कारक हैं जो क्या कर सकते हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। जिनमें पहला कारक आपको दिया गया है वो है केंद्रीय परमाणु की संकरण की अवस्था या केंद्रीय परमाणु पर पाए जाने वाले संकरण की क्या है अवस्था है, वो किस प्रकार से क्या करता है आपका इसको प्रभावित करता है, इसको हमको देखना है। वैसे हम बात करें केंद्रीय परमाणु की जो संकरण की अवस्था है वो अबंध कोण को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ हमारा दिया है, जैसे C2H2 दिया है, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, या C2H4 दिया है, इसको एथिलीन बोलते हैं, और CH4 क्या दिया है हमारा मेथेन दिया है। इसका नाम क्या होता है भाई एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन कहा जाता है इसको, और इसको क्या बोलते हैं एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। और इसका नाम क्या होता है मेथेन होता है। तो इसमें अगर हम बात करें एसिटिलीन में, एथिलीन में और मेथेन में, तो इनमें क्रमशः क्या होता है आपका, अगर हम संकरण देखें तो इसमें sp संकरण, इसमें sp2 संकरण और इसमें आपका sp3 संकरण पाया जाता है। और इस संकरण के आधार पर अगर हम कोण की बात करें तो इसमें आपका कितना होता है 180 अंश का कोण बताता है, इसमें 120 अंश का कोण बताता है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका 109.28 का क्या बनाता है कोण बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि संकरण के आधार पर आपका बंध कोण क्या हो रहा है क्रमशः आपका कम हो रहा है। फिलहाल sp संकरण का सबसे ज़्यादा है, फिर sp2 का, फिर आपका क्या होता है हमारा sp3 का है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यौगिक में जो क्या होता है जो केंद्रीय परमाणु, इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी क्या है हमारा कार्बन है, जो कि नियमतः जो है आगे क्या करते जाता है संकरण के आधार पर कोण को क्या करते जाता है कम करते जाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु की संकरण की अवस्था तो लिख सकते हैं, जैसे C2H2, C2H4 और CH4 है ना में, CH4 में संकरण क्रमशः क्या होता है भाई sp, sp2 और sp3 होता है और बंध कोण क्रमशः कितना होता है भाई sp में कितना होता है 180, फिर 120 और 109 पॉइंट कितना होता है 28 मिनट का बंध कोण होता है, क्या होता है इसमें बंध कोण होता है। तो इस तरीक़ा से संकरण में देख रहे हैं कि संकरण जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है, बंध कोण का मान वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है। जैसे इसमें अगर हम मेथेन की थोड़ा सा बात कर देते हैं, तो जो मेथेन होता है इस मेथेन में क्या होता है कार्बन केंद्रीय परमाणु होता है और 4 हाइड्रोजन इससे क्या होता है हमारा क्रमशः क्या रहता है आपका जुड़ा रहता है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है जो है कार्बन होता है और जिससे 4 हाइड्रोजन क्या होता है आपका जुड़ा रहता है। तो हम CH4 में बात कर रहे हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें सामान्यतः तो इसमें 2 और 4 लिखते हैं, और इस प्रकार से लिखें तो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है हमारा 2 होता है। संकरण आगे पढ़ते हैं तो इसमें जो है एक कक्षा ही भाग लेता है, तो इसमें दूसरा कक्षा वाला भाग लेता है, तो यहाँ 2s हो जाता है। आगे हम पूरा इसका डिटेल क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा अवस्था होता है सामान्य अवस्था होता है। ये जो अभी लिखे हैं इन दोनों को हम लोग देख के लिख लिए हैं, इसको सामान्य अवस्था कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें संकरित अवस्था आता है ना, वैसे कई अवस्था होता है। तो संकरित अवस्था में क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जम करके किस में चला जाता है p कक्षक में चला जाता है, 2p कक्षक में क्या हो जाता है आपका चला जाता है। 1 और 1 2 पहले था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें चला जाता है, तो टोटल जो है p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल मिला के आपका कितना हो जाता है 4 कक्षक, और इनकी संयोजकता 4 होता है। अब 4 कक्षक इसमें क्या हो जाता है भाई खाली हो जाता है, देखो पहला वाला दूसरा तीसरा,
और इसी पर आकर के 4 हाइड्रोजन क्या होता है, इस प्रकार से आपका जुड़ जाता है। ये आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है, चारों हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, फिर CH4 का निर्माण करता है। इसलिए देख रहे हैं इसमें जो है S का 1 कक्षक भाग ले रहा है, P का 3 कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए इसमें संकरण कैसा होता है, sp3 होता है। और अगर मैं मेथेन की संरचना की बात करूं तो केंद्रीय परमाणु कितना होता है, 4 होता है और 4 कक्षक भाग ले रहा है, तो इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से दिखाया जाता है। और चारों कक्षक में कौन जुड़ा है भाई, हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इनका जो संरचना होता है, अगर इस संरचना की बात करें तो इसका संरचना कैसा होता है, हमारा चतुष्फलकी होता है। कैसा होता है, ये चतुष्फलकी संरचना को शो करता है। तो यहाँ पर जो मेथेन की मैं बात करूँ तो इसके संरचना कैसा होता है भाई, चतुष्फलकीय संरचना को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। और बॉन्ड एंगल इसमें देखें तो 109 का होता है। मैं एथिलीन की बात करूं तो इसका संरचना कैसा होता है, समतल त्रिकोणी होता है। समतल क्या होता है, त्रिकोणी होता है। ये कैसा होता है, समतल त्रिकोणी होता है। और अगर मैं बात करूं एसिटिलीन का तो इसका संरचना कैसा होता है, आपका रेखीय होता है। डिटेल हम लोग देखेंगे भैया, आगे देखेंगे। फिलहाल ये है हमारा केंद्रीय परमाणु की संकरण की अवस्था। यदि केंद्रीय परमाणु पर संकरण अलग अलग है तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाता है, बंद कोण का मान चेंज हो जाता है। जैसे इसमें केंद्रीय परमाणु जो कार्बन था उसमें संकरण sp है, इसलिए बंद कोण 180 है। इसमें भी केंद्रीय परमाणु कार्बन है लेकिन संकरण इसमें क्या है, sp2 है। इसमें भी केंद्रीय परमाणु कार्बन है बट संकरण इसमें क्या है, आपका sp3 है। तो संकरण के आधार पर बंद कोण भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। तो ये हो गया पहला प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अब हम सेकेंड की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। दूसरा है संकरित ऑर्बिटल में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है आपका जोड़ा में इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जोड़े में इलेक्ट्रॉन होता है उसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। जैसे मैं बात करूं H2O का, ठीक है, जैसे उदाहरण मैं ले लेता हूं और उदाहरण में बात करता हूं इसका H2O। H2O को क्या बोलते हैं, पानी कहते हैं। इसी को हम लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई HO और H। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 और एक 5 और ये 6 है। और एक जो है एकक का वो साझा कर दिया है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ये साझा कर चुका है। तो उसके बाद इसके पास क्या बचा है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या हो भाई बचा हुआ है, ये वाला ऊपर का और ये नीचे का। यही आपका क्या कहलाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। एकांकी क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति से भी बंद कोण क्या होता है, प्रभावित होता है, जिसे आगे हम वेस्पर थ्योरी से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही लिख देते हैं कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति में बंद कोण का मान प्रभावित होता है ना, जिसे वेस्पर थ्योरी से समझा जाता है। हमारा क्या होता है, वेस्पर एक थ्योरी पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी के आधार पर समझा जाता है, समझा जा सकता है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, पूरा डिटेल वेस्पर थ्योरी देखने वाले हैं भी, आगे पूरा पढ़ेंगे हम लोग। ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही जाने कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है तो मैं बता दिया। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी क्या होता है, अगर यौगिक में उपस्थित है तो उस स्थिति में उसका बंद कोण का मान क्या हो जाता है, आपका प्रभावित हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम वेस्पर थ्योरी के आधार पर समझते हैं। वेस्पर थ्योरी हम आगे क्या करने वाले हैं, पूरा डिटेल करने वाले हैं। जैसे हम उदाहरण पर अगर यहीं पर H2O की बात करते हैं तो H2O में क्या होता है, हमारा केंद्रीय परमाणु कौन होता है भाई, हमारा ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2
और 2p कितना होता है 4 होता है। ये हमारा लास्ट तक का कक्षा होता है। अगर इसको मैं भर दूं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा है आपको, तो ये 2s हो गया। 2p में कितना होता है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये होता है 4। अब देखो इसमें उत्तेजित कोई अवस्था नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बाद में क्या करता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आके क्या होता है आपका बंध बना लेता है। 2 हाइड्रोजन आएगा इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इस तरीक़ा से इसमें देखें तो ऐसे एक एस कक्षक का भाग लेता है और 3 ठो कक्षक पी कक्षक का भाग लेता है। तो इसमें संकरण आपका sp3 होता है। बट यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच जाता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के पास क्या रहता है बचा रहता है, और इसके वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है थोड़ा चेंज हो जाता है। ये ऑक्सीजन हो जाता है, क्योंकि 4 कक्षक भाग ले रहा है तो इसका भी संरचना पहले जैसा ही बनता है, 1 2 3 और ये 4। बट इसमें आपका क्या होता है देखो 2 जोड़ी इसमें लोन पेयर आप क्या पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन बंद कोण को क्या करता है प्रभावित करता है। ये हो गया हमारा ये दोनों वाला, ये लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन वाला के यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लोन पेयर बोलते हैं, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और 2 हाइड्रोजन इससे साथ क्या कर रहा है जुड़ रहा है। तो नियमतः तो संरचना क्या बनना चाहिए इसमें आपका जो है चतुष्फलकी बनना चाहिए। बट आकृति कैसा बनता है भी आकृति को क्या करता है ये प्रदर्शित करता है। हम आगे और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और बंद कोण नियमतः इससे पहले हम लोग कितना देखे थे 109.28 का देखे थे। इतना ना बन के यहाँ पर इन दोनों के वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से यहाँ पर जो बनने वाला क्या होता है जो बंद होता है वो 104 दशमलव कितना हो जाता है 5 अंश का हो जाता है। नियमतः पहले sp3 संकरण देखे थे तो बंद कोण इतना था, तो इसका भी उतना बनना चाहिए। बट ये 2 जोड़ी क्या होता है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके वजह से इसका बंद कोण क्या हो जाता है 109 से नीचे उतर के 107 में क्या हो जाता है चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंद कोण को क्या करता है प्रभावित करता है। तो इस तरीक़ा से आप दूसरा को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं भाई, ठीक है। और भी कई उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया में क्या होता है आपका NH और ये H और ये होता है H, इसके पास एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें भी संकरण कैसा होता है sp3 होता है। तो नियमतः बंद कोण कैसा हमारा जो है संरचना कैसा बनना चाहिए चतुष्फलकी बनना चाहिए। बट इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मौजूद रहता है, तो इसके वजह से इसकी आकृति त्रिकोणी बन जाता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 107 अंश का बनता है। कितने अंश का 107। तो इसमें भी बनना चाहिए कितना 109 का। बट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से इनका बंद एंगल क्या हो जाता है 107 का हो जाता है। तो इस तरीक़ा से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति बंद कोण को क्या करता है प्रभावित करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर। चलिए अब थर्ड नंबर की बात करते हैं, वो है बाधित परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर या विद्युत ऋणात्मकता। बाधित परमाणु की विद्युत ऋणता मतलब कोई यौगिक है कोई अणु है, तो उसमें अगर क्या होता है कोई केंद्रीय परमाणु आपका अधिक ऋण विद्युती अगर गुण को प्रदर्शित करता है तो उस स्थिति में बंद कोण क्या होता है प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है जैसे मैं पानी को ही लूँ तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है हमारा ऑक्सीजन है। केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होने की वजह से हम देखें अगर मान लो इस केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होता है ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे यौगिक आएंगे, तो यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है ज़्यादा है तो उस स्थिति में उसका बंद कोण उतना क्या हो जाता है आपका देखा जाए तो कम स्थिति को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है, या बॉन्ड एंगल क्या होते जाता है आपका वहाँ पर कम होते जाता है। तो बाधित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकताएँ दिया है। तो बाधित परमाणु में मतलब ये है कि अगर कोई अणु है तो उस अणु में केंद्रीय परमाणु जो होता है उस केंद्रीय परमाणु की अगर हम बात करें, अगर वो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता जितना क्या होता है कम होता है बोल सकते हैं, जितना इसकी विद्युत ऋणता क्या होता है कम होता है, बंद कोण उतना ही क्या होता है कम होता है। और विद्युत ऋणता जितना ज़्यादा होता है बंद कोण उतना ही क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। मतलब अगर विद्युत ऋणता कम होगा, केंद्रीय परमाणु का विद्युत ऋणता अगर कम होगा तो बंद कोण भी क्या होगा कम होगा, और विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा होगा तो बंद कोण भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख के क्या कर सकते हैं इसको समझ सकते हैं। यदि अणु में केंद्रीय परमाणु की
विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, तो आपतन कोण, आपतन कोण का मान भी क्या होता है भाई, कम होता है, कम होता है। तो कोई अणु है और उसका केंद्रीय परमाणु जो दिया है, अगर उसका विद्युत ऋणता क्या है, कम है, तो आपतन कोण का भी मान क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर विद्युत ऋणता दिया है, ये क्या दिया है हमारा, विद्युत ऋणता, जितना क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा, आपतन कोण उतना क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। साफ साफ भाषा में ये दिया गया है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम होगा तो, अगर ये कम होगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो विद्युत ऋणता जितना ज़्यादा होगा आपतन कोण भी उतना ज़्यादा होगा, विद्युत ऋणता जितना कम होगा आपतन कोण का मान भी उतना क्या होता है आपका, कम होता है। मतलब विद्युत ऋणता के आधार पर आपतन कोण में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। अगर विद्युत ऋणता क्या होगा, डाउन होगा, तो आपका बंद कोण भी क्या हो जाएगा, कम बनेगा, और अगर विद्युत ऋणता ज़्यादा होगा तो बंद कोण भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक तो हम लोग ले सकते हैं ग्रुप नंबर कितना ले सकते हैं 15 को, और एक ग्रुप नंबर कितना ले लेते हैं हमारे 16 को। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, समूह 16, 15। इसमें आपका कौन आता है भाई, न्यूज़ पेपर, आज, सब, बिक गया, इसके अंतर्गत ये वाला तत्व है। और इसमें आता है उससे टेलीफोन, उससे टेलीफोन, ये हमारे तत्व को हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए, है ना। ये हमारे क्या हो गए, तत्व हो गए भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम और पोलेरियम। अगर मैं पहले बात कर देता हूँ इसका, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके NH3 बनाता है, उसके बाद हमारा PH3 बनाता है ना। उसके बाद अगर आर्सेनिक की बात करूँ तो ये जो आर्सेनिक होता है ये आपका AH3 बनाता है। एंटीमनी की बात करूँ तो एंटीमनी भी हाइड्रोजन के साथ SbH3 बनाता है। और अगर मैं बिस्मथ की बात करूँ तो बिस्मथ भी क्या होता है हमारा, H3 बनाता है ना। ये होता है अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टुबिन एंड बिस्मुथिन इसको कहा जाता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 अंश का होता है भाई। और अगर मैं इधर चले जाऊँ तो ये कितना होता है, 94 अंश का। उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, ये 94 के बाद कितना हो जाएगा हमारा, ये 93, 92 और ये कितना होता है, 91 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो अपने समूह में आने वाला पहला तत्व होता है ये वाला, और जिनका आकार अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है ना। तो छोटा होने की वजह से इसकी विद्युत ऋणता क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही वजह है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या है, ज़्यादा है। फिर फास्फोरस की विद्युत ऋणता कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। तो हम जैसे जैसे क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते जाते हैं, विद्युत ऋणता कम होते जाता है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर बंद कोण भी क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणता दाएँ से बाएँ जाने पर, यहाँ बाएँ से क्या, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता क्या होता है, कम हो जाता है। और विद्युत ऋणता क्रमशः कम हो जाने की वजह से कोण का मान भी क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मैं ये वाला को बात करूं, ऑक्सीजन वाला, तो इसमें होता है H2O, फिर हो जाएगा आपका H2S, उसके बाद हो जाएगा आपका H2SE, उसके बाद हो जाएगा H2T, और आपका पोलेडियम को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होता है, ये 104 आपका 5 अंश का कोण बनाता है भाई। कौन, ये जो नाइट्रोजन वाला होता है वो, ठीक है, ये बनाता है 104.5 अंश का कोण बनाता है। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 91 है ना, इसको 92 कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया 92, ये हो जाता है 91, और ये कितना हो जाता है आपका 90 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें, इस समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बंद कोण क्या है, सबसे ज़्यादा है। और इस प्रकार से ऊपर से नीचे आने पर आपका विद्युत ऋणता कम होते जाता है, इसलिए बंद कोण भी क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं, यदि कोई अणु है और उस अणु का केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर विद्युत ऋणता कम क्या है, विद्युत ऋणता यदि कम है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, आपका कम होगा, बंद कोण भी कम होगा। तो इस समूह में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस वजह से इसका बंद कोण भी ज़्यादा है।
बिस्मथ की विद्युत ऋणता कम है इसलिए बंद कोण कम है। इसमें बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो बंद कोण ज़्यादा है। टेलुरियम का जो है विद्युत ऋणता कम है इसलिए इसका जो बंद कोण है वो कम होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए और भी कुछ पॉइंट है उसको हमको देखना है। ओके, तो ये आपका हो गया जो है आबंद कोण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। चलिए हम एक और प्रांचल पढ़ते हैं। जो है ये है हमारा आबंद लंबाई। ये हमारा क्या है भाई, आबंद लंबाई है। ये भी एक प्रांचल है जो कि उपसंयोजी यौगिक की विशेषता को बताता है। आबंद लंबाई क्या होता है, तो जो क्या होता है हमारा सहसंयोजक अणु होता है उसमें आबंद से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होता है, कोई हमारा क्या है सहसंयोजक अणु है, जैसे हमारा हाइड्रोजन अणु है, तो कोई सहसंयोजक अणु है और इस सहसंयोजक अणु में बंध से जुड़े हुए आबंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं की जो बीच की क्या होता है दूरी होता है। कुल मिला के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु की बीच की जो दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, आपका आबंद लंबाई कहलाता है। मतलब किसी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं की बीच की दूरी है ना, किसी अणु में दो परमाणुओं के या किसी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के बीच की जो क्या होता है जो दूरी होता है वही आपका क्या कहलाता है, आबंद लंबाई कहलाता है या आबंद लंबाई के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, अणु होता है, तो इस हाइड्रोजन अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच की क्या होगा जो दूरी होगा वही आपका क्या कहलाता है, आबंद लंबाई के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी सहसंयोजक अणु में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई आबंद क्या देखेंगे हम लोग, लंबाई की थोड़ा सा क्या करेंगे, बात करेंगे कि आबंद लंबाई क्या होता है, आबंद लंबाई किसे कहते हैं, इसको हमको क्या करना है अभी जानना है। चलिए तो आबंद लंबाई क्या होता है भाई, तो लिख सकते हैं किसी सहसंयोजक अणु में आबंध से जुड़े दो परमाणु के बीच की दूरी को आबंद लंबाई कहते हैं, आबंद लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कोई अणु है जो सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है या कोई सहसंयोजक अणु है, तो उसमें आबंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच की क्या होता है जो दूरी होता है वही आपका क्या कहलाता है, आबंद लंबाई के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन ये क्या है, अणु है, और वो भी कैसा अणु है भाई, सहसंयोजक अणु है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ये अणु बनता है, इसलिए इसे सहसंयोजी अणु या सहसंयोजक अणु कहते हैं। तो इस सहसंयोजक अणु में है ना आबंध से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच की जो क्या होगा दूरी होगा, ये बीच की दूरी है आपकी क्या कहलाती है, आबंद लंबाई के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है, आबंद लंबाई कही जाती है। और ये जो आबंद लंबाई होती है वो आपका स्थिति के अनुसार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है भाई। आबंद लंबाई की अगर बात करें तो आबंद लंबाई जो होती है वो आपका बंध के हिसाब से चेंज हो जाती है, बंध के हिसाब से चेंज होती है। कहने का मतलब ये है यदि दो परमाणु के बीच क्या होती है, सिंगल बॉन्ड पाई जाती है तो उसकी आबंद लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पर आप आबंद लंबाई की क्या कर सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं। आबंद जो हमारा क्या है लंबाई है, अगर इसमें हम देखें तो इसमें सिंगल बॉन्ड वाला जो हमारा क्या होता है अणु होता है, इसका जो है आबंद लंबाई ज़्यादा होता है। उसके बाद डबल बॉन्ड वाले जो क्या होते हैं हमारे अणु होते हैं उसके आबंद लंबाई उससे क्या होता है, कम होता है। और सबसे कम बात करूं तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला में क्या होता है आपका पाया जाता है या होता है। जैसे इसमें हम लोग बात करें तो ये कितना होता है, 100 बोल सकते हैं, 1.4 होता है इसका बंध लंबाई। एंगस्ट्रॉन्ग में इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 कितना होता है हमारा, 34 हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एंगस्ट्रॉन्ग में दर्शाते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 कितना होता है, 0.2 हो जाता है, इसको भी हम एंगस्ट्रॉन्ग से दर्शाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बंध लंबाई जो है आपका बंध लंबाई जो होता है वो आपका
आपका बंधों के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो इस तरीक़ा से फ़िलहाल इसमें हम लोग आवन लंबाई को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि आवन लंबाई क्या होता है। तो कोई सहसंयोजक अणु है और उस सहसंयोजक अणु में दो परमाणुओं के बीच की क्या होता है, जो दूरी होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आवन लंबाई कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं किसी सहसंयोजक अणु में दो परमाणुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आपका आवन लंबाई कहते हैं। और ये उससे रिलेटेड कुछ बातें होता है। और इसे किसे दर्शाते हैं भाई, एंगस्ट्रॉम से दर्शाते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम से दर्शाते हैं। जो भी दूरी होता है उसको एंगस्ट्रॉम से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया आवन लंबाई। चलिए अब आवन लंबाई को कुछ प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं, उसको हमको क्या करते हैं, देखना है। तो ये लिखा है यहाँ पर, आवन लंबाई को प्रभावित करने वाले क्या देखना है हमको, कारक को देखना है। कौन कौन से कारक है जो आपका क्या होता है, आवन लंबाई को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। तो इसमें दिया है बंधों की बहुलता, जिसको अभी देख रहे थे वही है बंधों की बहुलता। बंधों की बहुलता का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल द्वि और त्रिबंध होता है। तो एकल द्वि और त्रिबंध जो परमाणुओं के बीच बनता है वो आपका क्या करता है, आवन लंबाई को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका जो बंध लंबाई होता है वो 1.54 होता है, एंगस्ट्रॉम से दर्शाता है। तो इसकी बंध लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर हम कार्बन कार्बन के बीच की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि सिंगल बॉन्ड से कम होता है। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पर 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है, जो बंध लंबाई सबसे कम होता है। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि जहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है उसका बंध लंबाई ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड वाला का बंध लंबाई कम, और ट्रिपल बॉन्ड की जो है देखें तो सबसे कम बंध लंबाई पाया जाता है। मतलब बंधों की जैसे जैसे जो है एक से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे बंध लंबाई क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो पहला पॉइंट में यही दिया है कि जैसे जैसे बंधों की बहुलता बढ़ती है, बंधों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके क्या होती जाती है, आवन लंबाई कम होती जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे बंधों की बहुलता, बंधों की बहुलता, बंधों की बहुलता और ये 1 क्या होता है हमारा, ये लिख सकते हैं आबंध लंबाई, आबंध लंबाई, ठीक है। आबंध लंबाई इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि जैसे जैसे क्या होते जाता है, बंध में बहुलता बढ़ते जाता है वैसे वैसे आबंध लंबाई क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। इसका मतलब है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है भाई। तो इस तरीक़ा से पहला पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा होता है संकरण। अगर हम संकरण देखें तो संकरण भी क्या करता है, आबंध लंबाई को प्रदर्शित करता है। मैं बात करूं अगर sp संकरण का, फिर बात करूं मैं sp2 संकरण का, या मैं बात करूं sp3 संकरण का, तो इसमें अगर हम दोनों में देखें, तीनों में अगर देखें तो इसमें मान लो कितना होता है, 105 अंश का क्या होता है हमारा जो भी एंगस्ट्रॉम का आबंध लंबाई होता है। इसमें कितना होता है 107 अंश का, और इसमें कितना होता है 109 अंश का। हम 9 अंश बोलता हूँ, 109 एंगस्ट्रॉम का, 107 एंगस्ट्रॉम का और 105 एंगस्ट्रॉम का बंध लंबाई पाया जाता है। मतलब जैसे जैसे संकरण की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका बंध लंबाई भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। वजह ये होता है कि नाभिक से दूर होती जाती है, इसलिए बंध लंबाई बढ़ती जाती है भाई। तो sp संकरण जो होगा उसमें बंध लंबाई सबसे कम होगा, sp2 संकरण में बंध लंबाई उससे ज़्यादा होगा, sp3 संकरण में बंध लंबाई उससे भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीक़ा से संकरण भी क्या करती है, बंध लंबाई को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से बंध लंबाई को क्या की जा सकती है, आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक में रखी जा सकती है भाई। आगे है अनुनादी संरचना। आगे क्या है, अनुनादी संरचना, अनुनादी प्रभाव। अभी आप नहीं पढ़े हैं, ये पढ़ेंगे तो आपको डिटेल हो जाएगा। अनुनादी संरचना क्या होता है, अनुनादी संरचना या अनुनादी प्रभाव मतलब ये होता है कि किसी भी यौगिक का अगर हमको संपूर्ण जानकारी चाहिए होता है तो उस स्थिति में केमिस्ट्री में उस यौगिक का एक से अधिक क्या बनाया जाता है, संरचना बनाया जाता है, और उस संरचना के आधार पर ही उस यौगिक का संपूर्ण जानकारी क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो वही आपकी अनुनादी संरचना या अनुनादी प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और अनुनादी प्रभाव के कारण आपका बंध लंबाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर बेंजीन दिया गया है हमारा,
और बेंजीन जो होता है इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। इसका अणु सूत्र की बात करूं तो अणु सूत्र क्या होता है बेंजीन का, C6H6 होता है। और बेंजीन को इस तरीक़े से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो जब कोई क्या होता है कार्बन, जब वो सिंपल कार्बन कैसा होता है, ऐसे खुला अवस्था में हो, ऐसा सिंपल अवस्था में अगर हो तो उस स्थिति में अगर ये सिंगल बॉन्ड वाला हो ऐसा करके, ठीक है, अभी खुला हो, चैन के रूप में हो, तो इस स्थिति में इसका जो बंध लंबाई होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन यही कार्बन अगर रिंग में चला जाए, किस में चला जाए, रिंग में चला जाए, तो उसकी स्थिति में क्या हो जाता है आपका, उसका जो बंध लंबाई होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, कमी आ जाता है, ठीक है, कमी आ जाता है और इसका बंध लंबाई 1 कितना हो जाता है हमारा 34 एंगस्ट्रॉम को प्रदर्शित करता है। तो अनुनादी संरचना भी क्या करता है, बंध लंबाई को क्या करता है, कम करता है। कोई भी अनुनादी संरचना बंध लंबाई के मान में क्या कर देता है, कमी ला देता है। तो इस तरीक़ा से अनुनादी प्रभाव के अंतर्गत इसको क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। और लास्ट है बधित परमाणु की विद्युत ऋणता में क्या होता है, हमारा जो अंतर होता है, इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि बधित परमाणु की विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर हो, तो उस स्थिति में आयनिक बंध बनता है। आपको पता है कौन सा बंध, आयनिक बंध। तो विद्युत ऋणता में अंतर से दो परमाणु के विद्युत ऋणता में अंतर से, विद्युत ऋणता में अंतर से आयनिक बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, जिससे आबंध लंबाई में, है ना, कमी हो जाता है, यह कमी आता है। तो इस तरीक़ा से बोल रहे हैं, यदि दो परमाणुओं के बीच अगर क्या दिया है हमारा, विद्युत ऋणता में अंतर है, तो उस स्थिति में यहाँ पर बनने वाला बंध कैसा हो जाता है, आपका आयनिक बंध हो जाता है। और आयनिक बंध जैसे ही होता है, दोनों परमाणु एक दूसरे से काफ़ी क्या आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। और नज़दीक आ जाने की वजह से उनका जो क्या होता है, आपका बंध जो लंबाई है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। और इस तरीक़ा से बंध लंबाई में क्या होता है, कमी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से हम आबंध लंबाई, जो कि एक प्रांचल है उपसंयोजी यौगिक का, उसके बारे में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और आगे हम जो टॉपिक देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो है आपका आयनिक बंधों की सहसंयोजी प्रकृति, जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिलहाल ये क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाला जो क्लास है उसमें आयनिक बंधों की सहसंयोजी प्रकृति क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई, ठीक है, ओके।